हेलो फ्रेंड्स, ये मैं अब तक ब्लड चैप्टर के अंतर्गत 2 पार्ट पढ़ा चुका हूँ। अब आइए बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में मैंने पढ़ाया था हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में भी जनरली तौर पर हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन के वहन के लिए उत्तरदायी होता है कौन? जनरली तौर पर हीमोग्लोबिन ही होता है। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया था हीमोग्लोबिन में कि अगर हीमोग्लोबिन क्या होगा अगर शरीर के अंदर अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है शरीर में, मतलब जो ऑक्सीजन वहन के लिए उत्तरदायी होता है वो कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है ना। और जाहिर सी बात है अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो वो जो ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले करके जा रहा था, क्या वो कोई ले जा पाएगा? नहीं ले जा पाएगा ना। अगर नहीं ले जा पाएगा तो क्या होगा? सांस फूलने लगेगी और व्यक्ति एनीमिया का शिकार हो जाएगा। बड़े अच्छे से समझना, एनीमिया का होता है शरीर के अंदर खून की कमी, ब्लड की कमी, एनीमिया कहलाती है। तो जनरली तौर पे बड़े अच्छे से समझ लेना कि अभी तो आप लोग कहोगे कि ये काम तो जो ऑक्सीजन के वहन के लिए तो जनरली तौर पर कौन? आरबीसी उत्तरदायी था। तो भाई साहब, आरबीसी में क्या था? मैंने आपको कुछ टाइम पहले यही तो चीज़ तो बताई थी कि आरबीसी से कौन? हीमोग्लोबिन जुड़ा हुआ होता है। इसलिए जो कि मतलब ऑक्सीजन के वहन के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। और जाहिर सी बात है अगर हीमोग्लोबिन में शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो वो ऑक्सीजन की जो वहन कर रहा था एक स्थान से दूसरे स्थान पर, क्या उसके लिए कोई ले जा पाएगा? यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा था कौन? आरबीसी में कौन? हीमोग्लोबिन। जब वही ख़त्म हो जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन का काम कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? व्यक्ति की सांस फूलने लगेगी और एनीमिया हो जाएगा। अच्छा, एनीमिया के लिए और उत्तरदायी मैं बात करूं कि एनीमिया के लिए उत्तरदायी कारण एनीमिया के लिए उत्तरदायी कारण तो मेनली जो पहला कारण होता है वो क्या होता है? सबसे पहले तो मैंने यही बता दिया कि हीमोग्लोबिन। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है? गैस करिए और बताइए। आयरन। आयरन दूसरा कौन? पहला चलिए आयरन मान लीजिए। दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? कॉपर। और तीसरा क्या होगा? B10 एंड B12। और चौथा क्या होगा? कोबाल्ट। कोबाल्ट, राइट। यानी कि अच्छा, आयरन क्यों होगा? क्योंकि शरीर में अगर आयरन की मात्रा अगर कम हो जाए तो क्या होगा? ऑक्सीजन वहन क्षमता घट जाएगी। और बात करें हम किसकी? क्योंकि आयरन आयरन मैंने पढ़ाया था आप लोगों को ना कि हीमोग्लोबिन में हिम वाला भाग किससे? आयरन व फोरफायरिन से मिलकर बना होता है। तो आयरन, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, ध्यान रखना तीनों की तीनों एक ही चीज़ होती हैं, लगभग कुछ कुछ सेम होती है, मतलब तीनों की ये सारी चीज़ें जो मिलकर बनाती हैं वो क्या होता है? आरबीसी होता है। और बात करें हम कॉपर की। अच्छा, कॉपर इसका तो बता ही दिया। बात करें हम कॉपर की,
तो कॉपर क्यों होता है? क्योंकि कॉपर क्या करता है कि आयरन का क्या करता है, अवशोषण करता है। कॉपर करता है आयरन का अवशोषण। आयरन के अवशोषण के लिए कोई ना कोई जिम्मेदार तो होगा, एंड दैट इज कॉपर। कॉपर क्या करता है कि आयरन के अवशोषण के लिए अब उत्तरदायी होता है कौन? कॉपर। जाहिर सी बात है, अगर कॉपर की मान लीजिए बॉडी के अंदर अगर कमी हो जाए तो आयरन का अवशोषण कोई कर पाएगा? नहीं करेगा। जब आयरन का अवशोषण नहीं होगा तो जो ऑक्सीजन है उसके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई ले जा पाएगा? नहीं ले जा पाएगा। नतीजा, ऑक्सीजन वहन क्षमता घट जाएगी, सांस फूलने लगेगी और रोगी के लिए एनीमिया हो जाएगा। तो एक कारण ये कॉपर भी होगा। अच्छा, विटामिन B10 एंड B12 ये क्या होते हैं? ये होता है फॉलिक एसिड। एंड ये क्या होता है? B12 ये होता है साइनोकोबालामीन। यानी कि B10 क्या होता है? फॉलिक एसिड। क्या होता है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉलिक एसिड, एंड दैट इज साइनोकोबालामीन, फॉलिक एसिड एंड साइनोकोबालामीन, राइट। क्या होते हैं? विटामिन B10 होता है साइनोकोबालामीन एंड B10 होता है फॉलिक एसिड एंड B12 होता है साइनोकोबालामीन। तो इनकी अगर ये विकसित अवस्था में ना हो, यानी कि परिपक्व अवस्था में ना हो, यानी कि इनका परिपक्वन ना हो, तो ये क्या करते हैं कि इनके अगर ये अच्छे से इनका परिपक्वन ना हो तो RBC अच्छे से काम नहीं करती। तो RBC के परिपक्वन में मेनली जो भूमिका होती है विटामिन B10 और B12 यानी कि फॉलिक एसिड एंड साइनोकोबालामीन की। तो ऐसी अवस्था में ये भी एनीमिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। और कोबाल्ट भी एक कारण होता है किसके? RBCs के एनीमिया के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये 4 जनरली तौर पर कारण होते हैं। आई होप आप लोगों के लिए ये अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू। जैसा कि मैंने थर्ड पार्ट में पढ़ाया एनीमिया। एनीमिया में ही 2 चीज़ें और रह गई, ये भी जनरली तौर पर डिजीज़ ही हैं, जैसे कि एलेसीनिया हो गया और सिकल सेल एनीमिया हो गया, और एक एनीमिया तो मैंने पढ़ा ही दिया। तो एलेसीनिया क्या होता है? जनरली तौर पर ये WBC के अंतर्गत नहीं, ये हम सब अभी तक RBC के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। क्या? जैसे कि एलेसीनिया हो गया, एलेसीनिया क्या होता है? इसमें क्या होता है कि RBC असंतुलित आकार की हो जाती हैं और वह अच्छे से ऑक्सीजन का वहन नहीं कर पाती, जिसे एलेसीनिया कहा जाता है। अब ध्यान रखना है यहाँ पर जो फॉर्म होता है, यानी कि उनका आकार बदलता है, लेकिन उनकी जो शेप होती है, शेप नहीं बदलती। ध्यान रखना है ये इस चीज़ का कि उनमें जो आकार है, आकार तो बदल जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर जनरली तौर पर बात कर रहे हैं किसकी? साइज तो क्या होगा? चेंज होगा, लेकिन बात करें हम
आकृति की या फिर फॉर्म या फिर टाइप भी कह सकते हैं हम, वो चेंज नहीं होगा। राइट, क्या नहीं होगा? वो चेंज नहीं होगा। क्या? उसका फॉर्म या टाइप है, यानी कि वो उत्तल आकार की है तो उत्तल आकार की रहेगी, अगर अवतल आकार की है तो अवतल आकार की रहेगी। और जनरली तौर पर जो आरबीसी देखी जाती है वो कैसी होती है? वो अवतल आकार की होती है। तो जाहिर सी बात है ये कभी भी उत्तल आकार की नहीं हो सकती। क्या? किस बीमारी में? एलिसीनिया में। एलिसीनिया में यानी कि उत्तल आकार की होती है तो उत्तल आकार की ही रहेगी, भले ही चाहे उसका साइज ये है पहले तो इतना है तो दूसरे में इतनी हो जाएगी, यानी कि उसका जो आकार है वो असंतुलित रहता है। ये असंतुलित का मतलब ये नहीं है कि उसका टाइप ही चेंज हो जाए, टाइप चेंज नहीं होगा उसका। जनरली तौर पर क्या होगा? वो छोटे बड़े आकार की होती रहेगी। और जो सबसे अगर साइज़ की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे जो छोटी होती हैं वो क्या होती हैं? बिम्बाणु। बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट्स। उससे बड़ी क्या होती है? आरबीसी। और आरबीसी से जो बड़ा आकार होता है वो डब्ल्यूबीसी का होता है। तो मैंने एलेसीनिया बता दिया। अब बात कर लेते हैं किसके? सिकल सेल एनीमिया के। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि इसमें जो आरबीसी होती हैं वो कैसे होती हैं? हंसियाकार हो जाती हैं। हंसियाकार जानते हो ना, जो गांव हो या शहर हो जहाँ पर महिलाएं सब्जी काटने का जो काम करती हैं, जो बुज़ुर्ग महिलाएं थी वो जनरली तौर पर क्या करती थी? हंसिया का ही यूज़ करती थी। और हंसिया कैसा होता है? जैसे कि यार बाकी मेरी आर्ट इतनी बढ़िया है नहीं, इस टाइप का ही तो होता है। तो जनरली तौर पे जो आरबीसी होती हैं वो कैसे? हंसिया आकार की हो जाती हैं, जिससे ऑक्सीजन वहन क्षमता क्या होती है? ऑक्सीजन वहन करने में इसको अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये जो ठीक है हंसिया आकार की होती हैं, जिस कारण आरबीसी की जो ऑक्सीजन वहन क्षमता होती है कैसे हो जाती? घट जाती है। ध्यान रखना कि सिकल सेल एनीमिया के अंतर्गत आरबीसी ख़त्म नहीं होती, कहने का मतलब जो ऑक्सीजन वहन क्षमता होती है वो घटती, मतलब घट जाती है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। तो इससे हम किस नाम से जानते हैं? सिकल सेल एनीमिया के अंतर्गत। राइट। तो आई होप आपका यहाँ से आरबीसी की ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो पूरी। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने जितनी भी आरबीसी के बारे में जानकारी दी आप लोगों के लिए ये सफिशेंट है। अगर एग्ज़ामिनर यहाँ तक आरबीसी से आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर पुटअप करता है तो मुझे नहीं लगता क्वेश्चन बचकर जा पाएगा। इसलिए जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं आप लोगों के लिए वो मेहरबानी करके प्लीज़ 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 उन्हें अच्छे से उनका रिवीज़न करिए और उनको अच्छे से तैयार करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ वीडियो दोबारा देखिए, लेकिन अच्छे से कर ज़रूर लेना। इसके आगे जो है WBC है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करी जाएगी वो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।